Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखो, जाटों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव करा है। हमेशा बीजेपी ने जाटों को दबाया है। उसी देहात में उसी जाट बेल्ट वाली सीटों ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजा था। सोचना इस पर ऐसा है जी, वो जाटों की जमीन है, द्वारका एरिया की वो जमीनें हैं जहाँ वीर सावरकर का कॉलेज बन रहा है। अगर नामकरण करना ही तो था, महाराजा सूरजमल हमारे दादा का नाम करते आप उन कॉलेजों में। देखो जी, नरमाई वहाँ दिखाई जाती है जब एक आवाज में हमारी बात को मान लिया जाए, और गरमाई वहां दिखाई जाती है जब आवाज भी ना सुनी जाए। अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, उसमें प्रवेश वर्मा बड़ा नाम चर्चा में रहा, लेकिन रिजल्ट आया और फिर सीएम बनती हैं रेखा गुप्ता जी। तो यहाँ से प्रश्न ये रहा कि क्या दिल्ली में जो जाट समुदाय है वो बीजेपी का बड़ा सॉफ्ट टारगेट है? देखो, जाटों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव करा है। हमेशा बीजेपी ने जाटों को दबाया है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। प्रवेश वर्मा, हर एक जो देहात का व्यक्ति था, ये उम्मीद लगा रहा था जब सीटें आई कि प्रवेश वर्मा जी को दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा, और जो साहब सिंह वर्मा की जो छवि है उसको प्रवेश वर्मा जी आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, जबकि उसी देहात में उसी जाट बेल्ट वाली सीटों ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजा था, इसी उम्मीद के साथ कि अब की बार जाट समुदाय के एक नेता जैसे साहब सिंह वर्मा रहे थे, हर समुदाय के नेता रहे थे और बुलंदगी के साथ आवाज उठाते थे, उसी तरीके से प्रवेश वर्मा भी उठाएंगे। ये आवाज जनता की थी, पर उस जनता की आवाज को पैरों तले कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के उच्च जो इनके नेता हैं उन्होंने करके दिखाया है। एक कॉलेज जिनके नाम को लेकर भी काफी विवाद चल रहा है, अब वीर सावरकर उस कॉलेज का नाम रखा जा रहा है, इसका भी काफी विरोध हो रहा है। तो आपका इस पर क्या सोचना है? मेरा सोचना इस पर ऐसा है जी, वो जाटों की जमीन है, द्वारका एरिया की वो जमीनें हैं जहाँ वीर सावरकर का कॉलेज बन रहा है। अगर नामकरण करना ही तो था, महाराजा सूरजमल हमारे दादा का नाम करते आप उन कॉलेजों में। आपने रिजर्वेशन तो दी है, 1% स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ेंगे जो लोकल एरिया से बिलोंग कर रहे होंगे, पर नामकरण भी तो जाट समुदाय डिजर्व करता है। आप क्यों ऐसे इतिहास को मिटाना चाहते हो जो जाटों ने हमेशा से प्रखर तरीके से उठाया और देश में नाम कमाया है? परंतु पॉलिटिकल पार्टीज, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, उस जाट समुदाय को बांटने में और तोड़ने में सबसे आगे नजर आ रही है। अच्छा, डूसू इलेक्शन में भी अगर हम जातीय फैक्टर की बात करें तो ऐसे गुज्जर और जाट का रहता है, मतलब इस तरह वाला फैक्टर ये या जाटों का और गुज्जर का प्यार भी बहुत है। हाँ, प्यार तो बहुत है। ठीक है जी, जब दोस्ती होती है तो प्यार भी बड़े अच्छे से होता है, और जब दुश्मनी होती है तो वो दुश्मनी भी बहुत अच्छे से डुस्सू के चुनाव में निभाई जाती है। पर चुनाव के बाद सब दोस्त हो जाते हैं, फिर कोई दुश्मनी नहीं रहती। चुनाव तक सबके अपने राजनीतिक दल होते हैं, अपने कैंडिडेट होते हैं, तो उसको वो सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई मनभेद और मतभेद नहीं है। बाद में अच्छे से मुलाकात होती है उन बाद सब में भी लोगों होती है, से। पहले भी होती है। चुनाव के दौरान बस बट जाते हैं, कैंडिडेट्स के साथ लग जाते हैं। एक आरोप ये भी लगता है कि जो विश्वविद्यालयों में जो भर्तियां हो रही हैं, जो प्रोफेसर्स की, वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े होते हैं या उन्हीं लोगों को तरजीह मिलती है, सच है? निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े लोगों को एडमिशन्स में भी, पीएचडी के और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट में भी बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम दूसरे राजनीतिक दल के हैं, हम विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि शिक्षा के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की माइलेज इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो शिक्षा इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रन करने लग जाए, उनको चलाने लग जाए, उन पर अपनी दादागिरी जमाने लग जाए। क्योंकि ये बच्चों का स्थान है। एजुकेशन भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप उस पर आरएसएस और एबीवीपी जैसे पॉलिटिकल संगठन, चाहे वो कोई भी हो, वो एक दिमक की तरह काम कर रहे हैं जो इसको अंदर से खोखला बना रहे हैं। आपकी कई वीडियोस देखी, एक तो ये गोबर लगाने वाली दीवार पे, दूसरी थी कि कहीं से कोई कुछ रिसिप्ट वगैरह छात्र ले रहे थे, अब एक खिड़की थी जिस खिड़की को आप तोड़ते हैं, एक जगह आप पोस्टर हटाते हैं डंडे से। तो एक प्रश्न ये भी है कि रौनक खत्री बहुत शालीनता के साथ, एक तरह से जो उनके भाव होते हैं उनमें थोड़ी नरमाई के साथ पेश आ सकते हैं। देखो जी, नरमाई वहां दिखाई जाती है जब एक आवाज में हमारी बात को मान लिया जाए, और गरमाई वहां दिखाई जाती है जब आवाज भी ना सुनी जाए, ना बात रिक्वेस्ट के माध्यम से सुनी जाए, ना लेटर्स के माध्यम से सुनी जाए,
ना आप कथनी सुन रहे हो हमारी, ना आप लिखित सुन रहे हो हमारा, हम्म, तब वहां पर आक्रोश एक नॉर्मल आदमी को भी आ जाएगा। तो हमें तो आक्रोश की वहां जरूरत पड़ती है जब हमारी बात को नहीं सुना जाता। हम्म, जब सुन लिया जाता है तो हम तो खुशी खुशी उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और उस अध्यापक की और प्रोफेसर का गुणगान करते हैं पूरे विश्वविद्यालय में कि हम्म, इन्होंने हमारे काम को सफल बनाया। तो क्या कोई शिकायत पेश की जाती है आपके प्रोफेसर्स की ओर से? शिकायत तो जी वो थाने में करते हैं, पॉलिटिकल हम्म, संगठनों से प्रोफेसर्स आजकल हो रखे हैं, थानों में वो शिकायत दर्ज करते हैं, पर उस पर अल्टीमेटम एट लास्ट तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि गलती तो मेरी कुछ है ही नहीं। हम्म, गलती हो तो सकता है आज तक मेरे को जेल में भी डाल दे, और मैं तो कह रहा हूँ अगर गलत हो तो मेरा प्रूफ करो और आप मुझे जेल में डालो। आप भी कानून का इस्तेमाल करो, हम भी कानून का इस्तेमाल करेंगे। हम्म।